सो होमीज फाइनली जिसका तुम्हें और मुझे इंतजार था वो एपिसोड आ चुका है। हाँ जी, आज के इस एपिसोड से द रेनेगेड इमॉर्टल के हम उस एपिक आर्क की शुरुआत करने वाले हैं जहाँ से शुरू होती है कहानी ज़ूमो की। सो होमीज, मैं हूँ आनिया और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आई नो कि आज है संडे और संडे का मतलब एक्स्ट्रा वर्क। हाँ, इसके बाद भी बहुत सारा काम बाकी है, तुम्हें देखने को मिल जाएगा। बट फिलहाल के लिए हम द रेनेगेड इमॉर्टल के आज के एपिसोड का बिल्कुल कम्प्लीटली ब्रेक डाउन करेंगे, जिसमें काफी सारी हिडन डिटेल्स के बारे में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। एपिसोड मैंने पूरा वॉच कर लिया है और उसमें काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे दिखाई नहीं गई एंड आई एम काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड। बट फिकर नॉट गाइज, मैं हूँ ना, मैं हर एक चीज का तुम्हें डिटेल में यहाँ बताने वाली हूँ, जो चीज मिस हुई है और जो चीज एक्स्ट्रा दिखाई गई है हर एक चीज का। वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा रेफरेंस में जान लेते हैं कि अब तक कहानी में हुआ क्या है। सो गाइज, कहानी अब तक यहाँ पहुंच चुकी है कि जो अपना वांग पिंग है वो ऑलमोस्ट 70 साल का बुढ़ा हो चुका है और उसने अपना पूरा का पूरा एम्पायर तक खड़ा कर लिया था, जिससे कि उसने हेवनली किंगडम का नाम दिया था और वो काफी अच्छे से प्रोग्रेस भी कर चुका है। इवन कि उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ अचीव कर लिया। लेकिन जब इतने टाइम बाद वो वांग लेनियन के अपने फादर से मिलता है तो वो उनसे वही बरसों पुराना सवाल करता है, यानी कि उसे अपनी माँ के बारे में जानना था। अब यहाँ पे उसे सब कुछ पता चल जाता है। सडनली अचानक से थंडर सेलेस्टियल टेंपल से एक मैसेंजर आ जाता है प्लेनेट रानियन के ऊपर और वो यहाँ पर उसी कल्टीवेटर ज़ूमो, जो कि थंडर सेलेस्टियल टेंपल का मैसेंजर बनने का नाटक कर रहा था, इसके अकॉर्डिंग उसे ढूंढने के लिए आया था। बट सरप्राइजिंगली उसकी निगाहें वांग पिंग के ऊपर जाके सेट हो जाती हैं और अब वो उससे सवाल जवाब करने के लिए सीधा उसके दरवाजे पे दस्तक देता है। बस फिर क्या, यही से सब कुछ अब बिगड़ने वाला था। किसके लिए? वो इस मैसेंजर के लिए। सो गाइस, वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि इस वक्त वांग पिंग की एज असल में बहुत ज्यादा ओल्ड है। ऑलमोस्ट वो 70 के करीब पहुंचने वाला था। बट यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूं कि उसकी जो वाइफ है ना किंग, ये वो इस वक्त अपनी नॉर्मल एज में है। एज वी नो कि वो एक कल्टीवेटर है, तो वो बस वांग पिंग से बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसीलिए वो उसे दिखाना नहीं चाहती कि वो असल में इससे डिफरेंट है और अपने कल्टीवेशन के जरिए से वो अपने लुक को हाइड भी नहीं करती। और मुझे ये चीज बुरी लगी कि यार यहाँ पे लोगों ने मेंशन नहीं किया इस चीज को। पर बढ़ते हैं कहानी पे और जहाँ वांग पिंग जो है वो उस मैसेंजर को देख कर ही पहला सवाल यही करता है कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ क्या करने आए हो। अब यहाँ पे वो जो मैसेंजर था ना, वो सीधा वांग पिंग की ओर देखने लगता है। बट तभी उसे उसके पास वही शैडो नजर आती है, जिसे देखकर वो कहने लगता है कि अच्छा, अब मैं समझा कि तुम किसी के भी डिवाइन सेंस से बिल्कुल भी खौफ क्यों नहीं खाते, तो मतलब कि तुम यहाँ अकेले नहीं हो। हाँ, ये कहते हुए वो मैसेंजर अपनी थंडर एनर्जी को अनलीश करते हुए वांग पिंग की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगता है। तभी वांग का वही सेलेस्टियल पपेट बाहर आता है, जो कि इल्यूजनरी लेवल पे है, जिसे पाने के लिए इवन की बड़े दिग्गजों ने भी कोशिश की, लेकिन नाइट एंड कोई इससे छीन नहीं पाया। अब ही हमें पता चलता है कि गाइस, अगर तुम्हें याद होगा कि जब वांग पिंग को असैसिनेट करने के लिए काफी सारे असैसिन्स आए थे, जब वो अपने प्राइम टाइम में था और हेवनली किंगडम का एम्परर भी था, तो तब असल में रातों रात किसने सारे के सारे असैसिन्स को निपटा दिया था। जी, ये वांग लिन का वही सेलेस्टियल पपेट है, जैसे कि वांग लिन ने वांग पिंग की सिक्योरिटी के लिए बरसों पहले इसके पीछे छोड़ दिया था और कहा था कि इसका खास ख्याल रखना। अब सेलेस्टियल पपेट तो आते साथ ही एक मुक्का रख देता है, लेकिन यहाँ पे एक जोरदार तबाही के साथ चारों ओर बस धुआं फैल चुका था। और तभी इसके बीच से वो मैसेंजर बाहर आते हुए कहने लगता है कि मानना पड़ेगा, एक टॉप ग्रेड का इल्यूजनरी यिन पपेट था। मुझे लगा नहीं था कि इस ट्रिप पे मुझे इतने सारे सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे। अब ये कहते हुए वो सेलेस्टियल पपेट की मार लगाना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि एक बार मैं इसे पूरी तरीके से निपटा लूं, फिर मैं सोल सर्च के जरिए से इस बात का पता लगा ही लूंगा कि आखिर इस पपेट को किसने क्राफ्ट किया है। ये कहते हुए वो उस पपेट का पैर पकड़ लेता है, जिसके बाद अपने थंडर चेन्स के जरिए से वांग पिंग और किंग यी दोनों के ऊपर हमला कर देता है। और इससे पहले कि ये चेन्स इन्हें कुछ कर पाते, दूर से वांग लिन कहता है स्टॉप, जिसके चलते यहाँ हर एक चीज फ्रीज हो जाती है। इवन कि वो मैसेंजर भी कम्प्लीटली स्पीचलेस था। तभी वांग लिन पलक झपकते ही पहुंच जाता है और उसके कदम की आहट से ना ये सारे चेन्स वहीं पे शैटर्ड हो जाते हैं। और वांग लिन का फुल किलिंग इंटेंट के साथ जो रूथलेस वाला लुक है, वो जैसे मैसेंजर देखता है भाई इसका गला सूख जाता है। वांग लिन इसे रिलीज कर देता है। अब वांग पिंग भी इतने टाइम बाद अपने फादर को नजरों के सामने आता हुआ देखकर हैरान था। अब यहाँ वांग लिन की कल्टीवेशन तो ऑलरेडी इस मैसेंजर को देख रही थी ना, तो वो समझ आता है कि ये एक सेकंड स्टेप का कल्टीवेटर है, यानी कि मैं इसे मजाक में नहीं ले सकता। मुझे इसकी एग्जैक्ट कल्टीवेशन लेवल क्यों नहीं दिख रही यहाँ। अब वांग लिन देख कर ही समझ आता है कि ये असल में थंडर सेलेस्टियल टेंपल का मैसेंजर है और जितने लोगों को इसने बेरहमी के साथ मारा था, ये देखकर वांग लिन की सटक जाती है। सबसे पहले वो किंग ये वांग पिंग को लेकर यहाँ से गायब हो जाता है, जो देखकर इस मैसेंजर को लगता है कि अच्छा, तो ये लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब ये भी माउंटेन के पीछे तक इनका पीछा करना शुरू कर देता है। गाइस, मैं यहाँ पे तुम्हें बता दूं कि वांग लिन असल में उस छोटे से गाँव को छोड़कर इतनी दूर इसलिए आया है क्योंकि वो जानता है कि जब फाइट होगी तो दोनों के बीच इंटेंस बैटल होगा, जिसमें आम लोग मारे जाएंगे और वांग लिन ये नहीं चाहता था। इसके चलते किंग यी और वांग पिंग को पहले तो वो एक सेफ जगह पे ले जाके रख देता है और फिर उनसे थोड़ी दूरी पर आकर उनके ऊपर एक बैरियर लगा के इससे फाइट करने के लिए प्रिपेयर था। अब यहाँ वो मैसेंजर आ जाता है और कहने लगता है कि चुपचाप वो पपेट छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, शायद मेरा इरादा बन जाए कि मैं तुम तीनों की जान बख्श दूं। भाई तो अपनी फिक्र कर ले। यहाँ पे वांग लिन अपनी धीमी आवाज में कहता है कि आज मैं तुम्हें बख्शने नहीं वाला, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक कदम भी लेट आता तो तू तो मेरे बेटे को मार चुका होता ना।
मुझे ऐसा फर्क ही नहीं पड़ता कि तू है कौन, कहाँ से आया है और कहाँ से बिलोंग करता है। आज मैं तुझे यहाँ पे गाड़ के रहूंगा। ये कहते हुए वांग लिन सेलेस्टियल पपेट को बाहर निकालता है। अब पपेट को आता हुआ देखकर वो मैसेंजर इमीडिएटली अपने थंडर स्पेयर को बाहर निकालता है। कहने लगता है कि लड़के तुम मुझे यहाँ पर कमजोर आंक रहे हो, यहाँ तक कि तुम्हारे पास ये पपेट है, फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मैं एक थंडर सेलेस्टियल टेंपल का मैसेंजर हूँ। ये कहते हुए जैसे ही वो स्पेयर की पावर को अनलीश करता है, पपेट यहाँ से काफी दूर जा गिरता है और अगले ही पल ऊपर से थंडर को गैदर करते हुए एक थंडर एनर्जी बॉल से उसके ऊपर हमला कर देता है और वांग लिन की तरफ इस अटैक को बढ़ा देता है। लेकिन वांग लिन भाई इसकी जो ओरिजिन सोल है ना वो एंशिएंट थंडर ड्रैगन से बनी हुई है। उसने एंशिएंट थंडर ड्रैगन को डिवोर किया है। तो अब तुम समझ सकते हो कि बिजली वांग लिन के लिए पानी की तरह है। इतने बड़े थंडर एनर्जी बॉल को ना वो अपने हाथों से पकड़ लेता है और कहने लगता है कि इतने मामूली से थंडर से तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो, बहुत नाइंसाफी है तुम्हारे साथ। ये कहते हुए वांग लिन उस थंडर को हल्का सा ऐसे ना ट्विस्ट करता है और इसके अंदर से जो थंडर एनर्जी रिलीज होती है ना वो मानो वांग लिन के कमांड पे रेजोनेट करने लगती है और ऊपर से ऐसी प्योर थंडर एनर्जी रिलीज होती है जो कि मानो वांग लिन के कमांड पे आई हो। अब गाइस मैं यहाँ पे बता दूं कि वांग लिन ने जो अज़ोर थंडर ड्रैगन है उसे पूरी तरीके से डिवोर नहीं किया, लेकिन उसके आधे से ज्यादा पोर्शन को उसने ऑलरेडी अपने ओरिजिन सोल के अंदर डिवोर कर लिया था। और जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वांग लिन का जो एंशिएंट थंडर ड्रैगन है वो कितना ज्यादा रेयर है। तो यार इसी की वजह से वांग लिन इस वक्त थंडर को कमांड कर सकता है, अनलेस कि उसके सामने वाला जो बंदा हो उसके पास कोई ऐसा जरिया हो कि जिसके जरिए से वो प्योर थंडर तक को कमांड कर सकता है। व्हिच मींस तुम समझ रहे हो इस वक्त वांग लिन एडवांटेज में है। अब यहाँ पे जो मैंने तुम्हें इतना सारा ज्ञान दिया है ना वो ये चीज ऑलरेडी मैसेंजर जानता था और ये चीज देखकर तो उसकी भी आंखें ऐसे खुली की खुली रह जाती कि क्या इसके पास ये डिवाइन थंडर एबिलिटी कैसे आ सकती है, थंडर को कमांड कर पा रहा है। एक और चीज गाइस की जो थंडर सेलेस्टियल टेंपल के जो मैसेंजर्स होते हैं ना उन्हीं के पास ये एक्सेस होता है कि वो थंडर को कमांड कर सकते हैं, लेकिन वांग लिन के लेवल तक का नहीं। और ये दूसरा वो रीजन है कि जिसके चलते इस बंदे के होश उड़ चुके थे कि भाई ये नॉर्मल कल्टीवेटर है, इसके पास मेरे से ज्यादा थंडर पे अथॉरिटी कैसे आ सकती है। बट सडनली उसका ना ऐसे दिमाग में एक चीज हिट होती है और वो कहता है ज़ूमू, तू ज़ूमू है। अब वांग लिन यहाँ पे एक ट्रू थंडर एनर्जी बॉल को क्रिएट कर लेता है और कहने लगता है कि इससे कहते हैं द ट्रू थंडर। मेरे बेटे को मारने आया था ना, ले अब मचा चल। कहते हुए वो उस थंडर बॉल को सीधा उसकी ओर बढ़ा देता है। बंदे का भाई पैर तक चटक जाता है, इतनी जोर का उसे झटका लगता है कि वो काफी दूर जा गिरता है। उसकी हालत देखो भिखारियों जैसी हालत हो, बहुत गंदी तरीके से वांग लिन ने से मारा था। ये देखकर तो वांग पिंग और किंग ये दोनों हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ वो मैसेंजर रहा नहीं जाता उससे और वो पूछ ही लेता है कि तेरी आखिर असली कल्टीवेशन क्या है। अब यहाँ पे वांग लिन उसका ये सवाल सुनकर ना अपना लाइफ एंड डेथ डोमेन को एक्टिवेट कर देता है और कहने लगता है कि क्या मेरा कल्टीवेशन जानना चाहते हैं। यहाँ वांग लिन का डोमेन देखकर वो मैसेंजर कम्प्लीटली शॉक्ड था। अब गाइस मैं तुम्हें बता दूं कि वांग लिन ऑलमोस्ट 70 साल से ज्यादा वक्त के लिए अपनी कल्टीवेशन पावर को इसने अनलीश नहीं किया था, यानी कि एक मॉडल की तरह जी रहा था। लेकिन इसकी जो समझ है स्पेशली लाइफ एंड डेथ डोमेन को लेकर वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि धीरे धीरे करके वांग लिन जब ये डोमेन को अपने अनलीश करता है ना तो उसका लेवल और ऑरा बढ़ता जाता है। ये देखकर तो इवन कि वो मैसेंजर भी हैरान था कि आखिर इसका ऑरा इतना ज्यादा बढ़ क्यों रहा है, इसका डोमेन रुक क्यों नहीं रहा। अब गाइस मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि वांग लिन का जो कल्टीवेशन लेवल है वो ऑलरेडी सेकंड स्टेप पे पहुंच चुका है, लेकिन उसका जो डोमेन है ना वो अभी सेकंड स्टेप पे नहीं पहुंचा है, यानी कि एक्सेलेंट पे नहीं पहुंचा है। अब जैसा कि तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें अगले लेवल पे ब्रेक थ्रू करना है तो तुम्हें अपने डोमेन को भी उस लेवल पे ले जाना पड़ेगा। और इस वक्त वांग लिन एग्जैक्टली उसी कंडीशन में अपने 60 से 70 सालों की इस मॉडल लाइफ में उसने लाइफ एंड डेथ को बहुत ही अच्छे से समझा है। फिर चाहे वो संताई की डेथ से उसने डेथ के बारे में समझा और वांग पिंग की लाइफ से जो मॉडल की जिंदगी वो जीता आ रहा है उससे लाइफ की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा हो गई। और जितनी ज्यादा तुम्हें अंडरस्टैंडिंग होगी लाइफ एंड डेथ की, तुम्हारा डोमेन का जो कॉम्प्रिहेंशन है वो और ज्यादा लेवल पे बढ़ता रहेगा। यहाँ पे वो मैसेंजर जानता है कि मुझे कैसे ना कैसे करके इस ज़ूमू को इंटरप्ट करना ही होगा। अगर इसका डोमेन ब्रेक थ्रू कर गया तो फिर ये बैटल जीतने लायक या फिर लड़ने लायक ही नहीं बचेगी। पिंग अपने फादर की इस ताकत को, इस अजीम ताकत को देखकर मन में कहने लगता है कि आज मेरा सिर बहुत चक्कर खा रहा है। वांग पिंग को ये भी लग रहा था कि शायद आज तक उसके फादर ने उसे कल्टीवेट करने क्यों नहीं दिया गया, इसका जवाब ही उसे मिल जाएगा। किंग ये वांग पिंग का हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है कि चाहे रीजन कुछ भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब यहाँ पे वांग लिन का जो डोमेन था ना वो अपने कंप्लीटेशन स्टेज में बिल्कुल पहुंच चुका था। अब यहाँ वांग लिन पुराने वाले लुक में आ जाता है, वो जो झुर्रियां उरियां मुंह में थी सब कुछ गायब हो चुकी थी। वांग लिन खुद भी हैरान था कि उसने रियलाइज भी नहीं किया, लेकिन उसका डोमेन ऑलरेडी कंप्लीटेशन स्टेज तक पहुंच चुका है। बट गाइस अभी भी ये फर्स्ट स्टेप को बिल्कुल ब्रेक थ्रू करके सेकंड स्टेप पे नहीं जा पाया और इसी चीज को देखकर ये मैसेंजर खुश हो रहा था कि थैंकफुली चलो कुछ तो मेरे पास उम्मीद बाकी है, क्योंकि अगर इसका डोमेन भी ब्रेक थ्रू कर जाता और इसके पास जो पपेट है ये दोनों मिलकर फिर मेरी बहुत बुरी तरीके से बैंड बजा देते, इनसे जीतना बहुत मुश्किल हो जाता। अब वांग लिन का डोमेन एक्सेलेंट के पीक पे पहुंच गया था और इसकी कल्टीवेशन यानी कि इसकी ये जो अवतार बॉडी है इसकी कल्टीवेशन मिड एक्सेलेंट के लेवल तक की थी। अब यहाँ पे तभी वो मैसेंजर काफी ज्यादा खुश होते हुए कहने लगता है कि तुम इतनी मामूली सी कल्टीवेशन को लेकर एक सेलेस्टियल टेंपल के मैसेंजर से पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, तुम्हारे जैसा बेवकूफ तो मैंने आज तक नहीं देखा। ये कहते हुए अपनी थंडर पावर को गैदर
ट्रिगर करता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक ट्रू थंडर सेलेस्टियल मैसेंजर होने का मतलब क्या होता है। पूरे के पूरे प्लेनेट रानियन के एटमॉस्फेयर में ना एक अलग ही प्रेशर छा जाता है। सबके सब घटनों के बल आ चुके थे और तभी वो यहाँ पर अपने थंडर बीस्ट को समन करता है और कहता है कि यही थंडर बीस्ट एक थंडर मैसेंजर की असली पहचान और उसकी शान है, जो कि सिर्फ एक मैसेंजर के पास ही हो सकती है। इसी के साथ एक ट्रू थंडर बीस्ट आते साथ यहाँ पे दहाड़ मारने लगता है और यहाँ वो मैसेंजर बताने लगता है कि एक ट्रू थंडर मैसेंजर का जो ट्रू थंडर बीस्ट है वो पूरे के पूरे क्लैन को अनाहिलेट कर सकता है और तुम मुझे चैलेंज करने आए हो। वांग लिन इसके थंडर बीस्ट को देखकर कहने लगता है कि ये अभी तक पूरी तरीके से थंडर बीस्ट बना भी नहीं है और तुम इसे थंडर बीस्ट कह रहे हो, उसका वो हॉर्न कहाँ है। कहते हुए वांग लिन अपने थंडर बीस्ट को बाहर निकालता है। वांग लिन का सिल्वर हॉर्न बीस्ट बाहर आते साथ ही तेजी से दहाड़ मारता है, जो देखकर मैसेंजर और उसके थंडर बीस्ट की हालत खराब हो जाती है। अब मैं यहाँ पे तुम्हें एक बात बता दूं कि जो थंडर बीस्ट होते हैं ना, इनके बीच एक अलग ही राइवलरी चल रही होती है। ये लोग कभी भी अपने सामने वाले थंडर बीस्ट को ऐसे अपनी नजरों के सामने ना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। या तो वो रहेगा या तो मैं रहूंगा, या तो ये मेरे अंडर रहेगा या तो मैं उसके अंडर रहूंगा। इसलिए जब भी ये अपने सामने आते हैं ना, भिड़ना शुरू हो जाते हैं। अब वांग लिन का सिल्वर हॉर्न बीस्ट तो भाई इसके बीस्ट को ना ऐसे बुरी तरीके से मार रहा था, उसे इतनी बुरी तरीके से मसल रहा था, जो देखकर ये जो मैसेंजर था वो भी कहने लगता है कि एक सिल्वर हॉर्न बीस्ट तो हमारे थंडर सेलेस्टियल टेंपल में भी नहीं पाया जाता, आखिर इसके पास ये चीज कैसे आ सकती है। सिर्फ थंडर सेलेस्टियल टेंपल के जो कोर के मैसेंजर्स होते हैं उनके पास ही बहुत मुश्किल से एक आधा होता है और ये एक नॉर्मल कल्टीवेटर, इसके पास ये 20। अब यहाँ वांग के सिल्वर हॉर्न बीस्ट ने इस मैसेंजर के थंडर बीस्ट की हालत खराब कर दी थी, पर यह इसके मन में लालच आता है कि क्यों ना मैं इस लड़के यानी कि ज़ूमो, जो भी इसका नाम है, इसको निपटा दूं और जिसके बाद इसका बीस्ट मेरा हो जाएगा और मेरे पास तो मेरा बीस्ट ही है और फिर मेरा रैंक भी लेवल अप हो जाएगा, मुझे लोग काफी ज्यादा इज्जत देंगे। अब ये कहते हुए वो अपने वेपन के काफी सारे टुकड़े कर देता है और हवा में उछालते हुए थंडर सेलेस्टियल ट्राइब्यूशन को यहाँ पे ट्रिगर करता है और वांग लिन के ऊपर काफी कड़ाकेदार बिजली गिरने लगती है, जो देखकर वांग लिन निकालता है अपने सेलेस्टियल ब्रश को और कहने लगता है कि हेवन के अंडर में कोई भी थंडर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, ना ही मुझे हार्म पहुंचा सकती है। तो भला ये मामूली सा थंडर क्या है। वांग लिन यहाँ गोल्डन ड्रीम्स को कास्ट करता है, साथ ही वो यहाँ अपने ओरिजिन सोल से जो उसका थंडर ड्रैगन है इसे बाहर की ओर निकालते साथ ही उसकी ओर भेज देता है। अब डिवाइन एबिलिटी वाली थंडर को देखकर और उससे टकराता हुआ देखकर मैसेंजर भी शॉक्ड था कि थंडर सेलेस्टियल टेंपल ने खुद मुझे ये एबिलिटी दिया और ये थंडर तो थंडर सेलेस्टियल टेंपल से आया है, तो आखिर कैसे ये इसके ऊपर डोमिनेंट साबित कर सकता है। वहाँ इनका जो थंडर ड्रैगन था ना, वो सबसे पहले तो इसके सारे अटैक्स को डिस्ट्रॉय करते हुए इसके ऊपर तेज बिजली गिरा देता है, जिससे एक जोर का धमाका होता है। वांग लिन के ओरिजिन सोल में उसका ड्रैगन वापस चला जाता है, लेकिन बैकलैश तो वांग लिन को भी ठीक ठाक पड़ा था, लेकिन ये जो मैसेंजर था ना, ये फिर भी सही सलामत था, जो देखकर वो समझ जाता है कि एक इल्यूजनरी इनका कल्टीवेटर सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके और इसके बीच में जो कल्टीवेशन गैप है कहीं ना कहीं वो बीच में आ रही। तभी वो मैसेंजर आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि मानना पड़ेगा, तुम्हारी जो दाव की अंडरस्टैंडिंग है ना, उसका जो कॉम्प्रिहेंशन है वो मेरे से ज्यादा है, लेकिन कल्टीवेशन के मामले में मैं तुमसे एक कदम आगे हूँ। अगर हमारी कल्टीवेशन इक्वली होती ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं पहले स्ट्राइक से ही मारा जाता। और अफसोस की बात है कि एट द एंड तुम एक मामूली से एक्सटर्नल लेवल के कल्टीवेटर हो। और क्या तुम्हें पता है कि फर्स्ट स्टेप के कल्टीवेटर्स की जो डिवाइन एबिलिटीज है वो भले ही कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन वो बस एक टेक्निक बन के ही रह जाती है। लेकिन सेकंड स्टेप के कल्टीवेटर की बात ही कुछ और है, जो इनकी ओरिजिन एनर्जी है वो असल में एसेंस ऑफ द लॉ को टच करती है। ये कहते हुए वो चारों ओर बिजलियां दौड़ा देता है और कहने लगता है कि चुपचाप अपने पपेट और सिल्वर हॉर्न बीस्ट दोनों को मेरे हवाले कर दो। अब गाइस यहाँ पे मैं तुम्हें एक छोटी सी डिटेल बताना चाहूंगी, बिकॉज़ आई नो तुम लोग कंफ्यूज हो रहे होगे और एपिसोड देखने वाले को तो बिल्कुल भी पता ही नहीं होगा। अब तुम्हें याद होगा कि सीतो ने एक बार वांग लिन को बताया था कि फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप के जो कल्टीवेटर्स है इनके बीच सिर्फ पावर लेवल का गैप नहीं है, इनके बीच का जो गैप है वो है लॉ का, क्योंकि जब तुम सेकंड स्टेप पे पहुंच जाते हो तो तुम वर्ल्ड के लॉज को देख पाते हो, लॉ पावर का यूज कर पाते हो। बस उसी चीज को यहाँ पर इस मैसेंजर ने मेंशन किया था। तो यहाँ ये जो मैसेंजर था ये कहने लगता है कि चुपचाप मेरी बात मान लो, अगर नहीं माने ना तो मैं अपने ओरिजिन एनर्जी के दम पर तुम सभी को यहाँ पे जला के राख कर दूंगा। और वांग लिन ने कहा हार मानने वाला था भाई, वो निकालता है सेलेस्टियल स्वॉर्ड और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, जो देखकर मैसेंजर हैरान था और वो अच्छे से जानता है कि अगर उसने अपनी बची कुची जो ओरिजिन एनर्जी है इसका यूज कर लिया तो कॉर्पोरल यांग पे ब्रेक थ्रू करना तो इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो जानता है कि ज़ूमो की कल्टीवेशन सेकंड स्टेप पे नहीं पहुंची है, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इल्यूशनरी यिन लेवल का पपेट भी दे सकता है। और यही वो रीजन है जिसके चलते वो वांग लिन को हल्के में नहीं लेता और वो डिसाइड करता है कि इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका दाव है ना, तो फिर मैं इसके दाव में ही फ्लॉ ला दूंगा। और अब वो सीधा वांग पिंग की ओर देखने लगता है। वांग लिन समझ आता है कि ये कुछ करने वाला है। वांग लिन वांग पिंग को सेव करने के लिए आगे आके खड़ा हो जाता है, जो देखकर वो मैसेंजर समझ जाता है कि हाँ वो जो सोच रहा है वो सही है। और वो कहने लगता है कि क्या हुआ, इतने ज्यादा परेशान क्यों, जिस लड़के को प्रोटेक्ट करने की इतनी सोच रहे हो, इतनी कोशिश कर रहे हो, क्या उसे ऑलरेडी पता है कि वो ऑलरेडी मर चुका है। यह सुनकर वांग लिन की सटक जाती है, सेलेस्टियल स्वॉर्ड से चला के मारता और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। अब उस अटैक को रोकते हुए वो मैसेंजर मन में कहता है कि अच्छा तो इसका बेटा है, इसके दाव में फ्लॉ ला सकता है। हाँ क्या बात है,
है। वांग पिंग भी ये बात सुन के शॉक्ड था। इस दौरान वांग लिन उस मैसेंजर को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन वो उसके हर एक अटैक से बचते हुए वांग लिन से कहने लगता है कि वो ऑलरेडी मर चुका है, तुमने फिर भी एक शरीर को तैयार किया हाँ, और उसे वो गोल्डन सीक्रेट आर्ट दिया जिसके चलते वो अभी जिंदा है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तुमने उस गोल्डन सीक्रेट आर्ट का यूज करते हुए उसकी सोल को इतना ज्यादा फोर्स क्यों किया कि वो उसकी बॉडी में रिमेन रहे। हाँ, अब वांग लिन का बिल्कुल रूथलेस उसके पीक तक पहुंच चुका था। वो यहाँ पे उसके ऊपर काफी सारे अटैक करते हुए कहता है कि मैंने कहा चुप हो जाओ, अपना मुंह बंद रखो, और फिर सीधा एक मुक्का उसके मुंह पे चढ़ देता है। अब वो मैसेंजर थंडर की स्पीड से वांग पिंग के करीब जाते हुए कहने लगता है कि तुम मुझे रोक नहीं सकते, मुझे जानना है कि आखिर वो कौन सा सीक्रेट हेवन डिफाइंड मेथड है कि जिसके जरिए से तुमने इसको जिंदा रखा है। इसी के साथ उसके करीब जाते साथ अपने डिवाइन सेंस के जरिए से उसके अंदर झांकने लगता है, और उसके ओरिजिन सोल के पास जैसे ही वो पहुंचता है ना, तो भाई इसके होश हो चुके थे, क्योंकि वांग पिंग के सोल की जगह उसे दो बहुत बड़े बड़े स्वॉर्ड एनर्जी नजर आती है, और ये थी निर्वाणा क्लिंजर की स्वॉर्ड एनर्जी, जो कि यहाँ पर एक ह्यूज से इम्पैक्ट को क्रिएट करते हुए इसे बाहर की ओर खदेड़ देती है। ये देखते साथ ही वो मैसेंजर उल्टे पैर यहाँ से भाग जाता है, लेकिन वांग लिन फिर भी इसका पीछा नहीं छोड़ता, और ये बंदा वांग लिन को कोसते हुए कहने लगता है कि ये एक मैडमैन है, ये पूरी तरीके से पागल हो चुका है। इस लेवल की स्वॉर्ड एनर्जी का यूज करके एक मॉडल की सोल को बाइंड करके उससे बॉडी का फॉर्म देना, ये कोई पागल ही कर सकता है। अगर वो स्वॉर्ड एनर्जी मुझे हिट हो जाती तो मैं कब का मारा जाता, लेकिन वांग लिन जो कि इसका पीछा कर रहा था वो सेलेस्टियल स्वॉर्ड को चला के मारता है, इसमें अपनी ओरिजिन एनर्जी की डिवाइन एबिलिटी का भी वो यूज करता है। मैसेंजर और ज्यादा हैरान था कि इस लेवल पे वो अपनी ओरिजिन एनर्जी का कैसे यूज कर सकता है, तो वो यहाँ पर अपनी थंडर कल्ड्रन का यूज कर देता है, जो कि इसकी ओरिजिन एनर्जी से वो यूज कर रहा था, और ये अटैक सीधा उस कल्ड्रन से जा टकराता है। तभी यहाँ उस थंडर कल्ड्रन का एक मैसिव सा फॉर्म वांग लिन को अपने अंदर समा लेता है, और यहाँ इस मैसेंजर का जो थंडर बीस्ट था वो भी वांग लिन के सिल्वर हॉर्न बीस्ट से जान बचाकर इस थंडर कल्ड्रन के अंदर आ चुका था। अब वांग लिन से वो बंदा कहने लगता है कि ज़ू चलो देखते हैं कि इस थंडर कल्ड्रन के अंदर हम दोनों में कौन सर्वाइव करता है। ये कहते हुए वो उसे रिफाइन करने लगता है। अब वांग लिन का सिल्वर हॉर्न बीस्ट, सेलेस्टियल पपेट और वांग लिन तीनों इसके अंदर फंसे थे। तीनों ही यहाँ पर एक एक करके हमला करते हैं इस फर्नेस को, यानी कि कल्ड्रन को तोड़ने का, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो वांग लिन यहाँ गॉड स्लिंग वॉर कैरियर के जो बाकी के सील्स थी उनमें से एक को ओपन करने का सोचता है, जो देखकर जो सिल्वर हॉर्न बीस्ट है वो वांग लिन की ओर देख रहा था, क्योंकि यही तो उसे चाहिए था, एक्स्ट्रा पावर, ताकि बस कैसे करके स्टूपिड से कल्ड्रन को तोड़कर इस बंदे का जो वो बीस्ट था ना, वांग लिन का थंडर बीस्ट असल में इसे डिवोर करना चाहता था, इसीलिए उसे पावर की बहुत ज्यादा जरूरत थी। फिर क्या वांग लिन गॉड स्लिंग वॉर कैरियर के थर्ड सील को एक्टिवेट कर देता है और इसे रिलीज करता है। फिर क्या अब होना था बवाल, और वो हो के रहता है क्या लेवल का होता है, जहाँ वांग लिन का सिल्वर हॉर्न बीस्ट लगातार ग्रो करने लगता है। उसकी जो हॉर्न थी वो और ज्यादा इवॉल्व हो चुकी थी, पावर भी इसका बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, जो देखकर मैसेंजर को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। वो निकालता है अपने उस पिद्दू से सिल्वर बीस्ट को, यानी कि थंडर बीस्ट को, और इसके आगे फेंक देता है, लेकिन वांग लिन का थंडर बीस्ट यानी कि सेलेस्टियल बीस्ट इसकी आंखों में मैडनेस छा चुका था, और अपने मुंह से इतना तगड़ा वाला अटैक करता है कि सामने ये जो कल्ड्रन था इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे लेयर्स टूट जाते हैं और ये मेल्ट होने लगता है। बचा कुचा काम सेलेस्टियल पपेट आके कर देता है और एक जोर का मुक्का मारता है। अब ये सब लोग काम कर रहे तो वांग लिन पीछे कैसे रह सकता था। वांग लिन निकालता है सेलेस्टियल स्वॉर्ड को और चला के स्वॉर्ड स्ट्राइक मारता है, और बस बूम, यहाँ पे वो कल्ड्रन पूरी तरीके से शैटर्ड हो चुका था, और मैसेंजर अपनी जान बचा के उल्टे पैर भागता है, लेकिन वांग लिन का बीस्ट तो इसके पीछे हाथ धोके पड़ जाता है। अब अपने मास्टर को भागता हुआ देखकर जो उसका जो थंडर बीस्ट था ना वो वांग लिन के पास ही रह जाता है। इस दौरान वांग पिंग और किंग ही भी वांग लिन के पास आ जाते हैं। वांग लिन वापस इमॉर्टल फॉर्म में आ चुका था। वांग लिन जानता है कि जिस सवाल से वो आज तक भागता हुआ आ रहा है अब वक्त आ चुका है उसके जवाब देने का। वांग लिन सवाल करता है कि क्या उसने जो कुछ भी बोला वो सच है। वांग लिन खामोश था। वांग पिंग आगे आता है। वांग पिंग को सारे जवाब तो ऑलरेडी मिल चुके थे, इतना यार बेवकूफ नहीं है वो कहने लगता है अगर मैंने दाव को प्रैक्टिस किया, कल्टीवेट करने की कोशिश की तो मेरी सोल वही उसी वक्त डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसीलिए आपने मुझे करने नहीं दिया है ना। वांग लिन चुप था। अब वांग पिंग आगे बताता है कि मेरी बॉडी को तो असल में स्वॉर्ड एनर्जी से फॉर्म किया गया, मतलब ये कि मैं तो बहुत पहले ही मारा जा चुका हूँ। किंग ये रोने लगती है। वांग लिन से रहा नहीं जाता, उससे कहता है कि नहीं तुम मरे नहीं हो, तुम हो। वांग पिंग यहाँ से दूर जाने लगता है और कहता है कि फादर सच बताओ तो मैं बहुत पहले ये बात समझ गया था, बस मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं इस सच्चाई को एक्सेप्ट करूं। क्यों मैं दाव प्रैक्टिस नहीं कर सकता, क्यों मेरे कोई बच्चे नहीं है, क्यों 70 साल की जिंदगी में भी मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ा, क्यों मुझे कभी कोई थकावट फील नहीं हुई, मुझे हर एक चीज का एहसास था फादर। अब मैं समझ गया, मुझे सारे सवालों के जवाब मिल गए। यहाँ पे सूरज की पहली किरण भी आ चुकी थी और वांग पिंग अपनी दास्तां गाए जा रहा था कि अब मुझे समझ आया कि क्यों मुझे बचपन में हमेशा सपनों में यही दिखता था कि मैं हमेशा दो बहुत बड़े बड़े गोल्डन स्वॉर्ड्स के बीच में हूँ। तभी वांग पिंग नोटिस करता है कि उसके जाने का वक्त आ चुका है और उसे काफी अनीस सा फील होता है और वो कहने लगता है कि मैं वांग पिंग, मेरी कोई माँ नहीं है, लेकिन खुशकिस्मती से इस जिंदगी में मेरे पास आप हैं और मेरी वाइफ किंग ही, आप दोनों मेरे साथ हो। मैं समझ गया फादर, आपने बीते
पिछले 70 सालों से मुझसे ये सच क्यों छुपाया। इस दौरान हम देखते कि वांग पिंग की बॉडी धीरे धीरे डिसअपियर हो रही थी। उसका लाइफ फोर्स लगभग खत्म हो चुका था और वांग पिंग ये बात अच्छे से जानता है कि बस कुछ ही लम्हे हैं उसके पास। एक आखिरी बार अपने फादर को फादर कह के पुकारता है और कहता है कि आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और कहेंगे अगर वाकई में दूसरी जिंदगी जैसे कुछ होती है ना चीज, तो फिर मैं उस जिंदगी में भी तुम्हें ढूंढना चाहूंगा। सुन रही था कि किंग जी उसे टाइटली होल्ड कर लेती है, रोने लगती है, लेकिन वांग पिंग रोना तो चाहता था पर उसके आंसू तक नहीं आते और वो कहने लगता है कि देखो ना, मेरे पास तो अपने आंसू भी नहीं है, लगता है कि मैं रो भी नहीं सकता। तभी ये कहते हुए वांग पिंग इमोशनल हो जाता है, लेकिन आंसू नहीं आते। अल्फाज उसके साफ दर्द को बयां कर रहे थे और वो घुटनों के बल झुक जाता है वांग लिन के सामने और कहता है कि प्लीज फादर मुझे माफ कर दीजिएगा कि आपके वांग पिंग ने किए गए इस वादे को पूरा नहीं कर पाया। वो आपके साथ रहना चाहता है लेकिन बीच से आपको छोड़ के जा रहा है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। वांग पिंग को याद आता है कि कैसे बचपन में उसका फादर उसे वो कड़वी दवा पिलाया करता था और मरते वक्त भी वो यही कहता है कि फादर वो दवा सच में बहुत कड़वी है। अब ये सुनकर वांग लिन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसी वक्त वांग पिंग की बॉडी भी पूरी तरीके से राख बन चुकी थी और वापस एक वो सोल पीस में कन्वर्ट हो चुका था। वांग लिन यहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल था। किंगी का तो हाल पूछो ही मत। तभी वांग लिन उस सोल के पीस को अपने पास रख लेता है और ठीक से अपने हेवन डिफाइंग बीट के उसी जगह पर जाके रख देता है जहाँ पर वानियर की सोल मौजूद है। अब वांग लिन यहाँ से जाने लगता है, तभी किंगी उसके सामने माथा पटकने लगती है और कहती है कि फादर प्लीज, मैंने और वांग पिंग ने एक वादा किया था कि मरने के बाद भी हम साथ रहेंगे, प्लीज मुझे उसके साथ रहना है, मुझे उसके साथ जाना है, मुझे अपने साथ ले चलिए। वांग लिन उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम बाद में रिग्रेट करोगी, जिस पे वो रोते हुए कहती है कि नहीं मैं रिग्रेट नहीं करूंगी, प्लीज मुझे उसके साथ कर दो। अब वांग लिन मान जाता है और उसके सोल को भी अपने हेवन डिफाइंग बीट में एग्जैक्टली वांग पिंग के पास रख देता है और फिर वांग लिन की वही पुरानी जिंदगी जिसमें बस तन्हाई ही है उसमें वो लौट जाता है। वांग लिन को बहुत ही ज्यादा अजीब सी कॉम्प्लेक्स सी फीलिंग आ रही थी लाइफ एंड डेथ से रिलेटेड, क्योंकि हमेशा उसके साथ ही गलत क्यों होता है, क्यों लोग उसे छोड़ के चले जाते हैं। वांग लिन हर एक चीज को रिवाइंड करके वापस से इमेजिन करना शुरू कर देता है। वांग पिंग के वो सारे मोमेंट्स, वो स्टैचूज जो कि उसने कभी उसके लिए बनाए थे, उसकी मेमोरीज में वो हर एक चीज को देखता है कि कैसे उसने किंग यी से कहा था कि चलो उसी माउंटेन के टॉप पे जाके रहते हैं जहाँ पर मैं कभी मेरे फादर के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता था। हर एक चीज को वांग लिन रिवाइंड करके देखता है। वो मोमेंट भी जब ऑलमोस्ट 60 साल के बाद ये दोनों मिले थे, कैसे एक छोटे बच्चे की तरह वांग पिंग वांग लिन से लिपट जाता है और 60 साल की उम्र में भी बच्चे की तरह रोते हुए फादर कह रहा था। वांग मेंशन जो कि आज पूरी तरीके से सुना हो चुका है, जिसके बाद वांग पिंग कैसे हेवनली किंगडम का एम्परर बना, ये सारी चीजें वांग लिन हर एक चीज को वापस से जीता है। कैसे जब वांग लिन ने इसे कल्टीवेट करने से मना किया था तो उसने कहा था ठीक है, अगर आप मुझे कल्टीवेट करने नहीं दोगे तो मैं मॉर्टल्स में सुप्रीम रूलर बनूंगा। एम्परर बनने से पहले वांग पिंग का वो सारा स्ट्रगल जो कि उसने एक एम्परर बनने से पहले किया था, हर एक चीज को रिवाइंड करके वांग लिन इमेजिन करता है। और फिर वो दिन भी जब किंग यी के साथ वांग लिन को छोड़कर मॉर्टल्स में सुप्रीम रूलर बनने के लिए चला गया था। साथ ही वांग लिन उस मोमेंट को याद करता है जो उसने किंग यी को ऑफर दिया था कि तुम्हें अपना पूरा एक लाइफ साइकिल ऑलमोस्ट 60 साल जितना वांग पिंग के साथ बिताना है, बदले में मैं तुम्हें दाओ कल्टीवेशन में एक चांस दूंगा। और किंग यी तो वांग पिंग से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, तो इसलिए वो बिना किसी कंडीशन के ही मान जाती है। साथ ही वांग पिंग के साथ हुए उन सारी छोटी मोटी नोकझोंक को वो याद करता है जब वांग पिंग बार बार कल्टीवेट करने की जिद करता है और बार बार वांग पिंग उसे मना कर देता है। फिर उस पल को भी जब वो लोग पहली बार इस शहर में आए थे और कैसे सन फैमिली के लोगों ने वांग पिंग को बुली करने की कोशिश की थी और वांग लिन ने इनको मजा चखाते हुए कहा था कि मेरे बेटे को लेक्चर सिखाने वाले तुम होते कौन हो। जिसके बाद वांग पिंग और वांग लिन दोनों कैसे एडवेंचर पे गए थे, उससे पहले कैसे फिर ये सन ताई की मौत पे कितना ज्यादा रोए थे, हर एक पल को रिवाइंड करता है। सन ताई कैसे एक असली दादा की तरह वांग पिंग को प्यार करता था, बार बार उसे कल्टीवेट करने के लिए फोर्स करता था और बार बार नन्हा वांग पिंग उसे मना कर देता कि अपने फादर से झूठ नहीं बोल सकता और हाँ मैं कल्टीवेट नहीं करूंगा, उन्होंने मना किया। उनका वो छोटा सा घर जहाँ वांग पिंग और वांग लिन दोनों साथ रहा करते थे, हर दिन जब वांग पिंग उसे मेडिसिन पिलाने जाता है तो कैसे वांग पिंग मुंह बना लेता था, वो हर एक छोटे छोटे पलों को वो याद करता है और अंत में बस इतना ही कहता है कि धूल से बने और फिर धूल बन जाना, लाइफ एंड डेथ के ऊपर अगर कोई चीज है तो वो है कर्मा। वांग लिन उस मोमेंट को याद करता है जब उसने डिसाइड किया था कि वांग पिंग की जो रिजेंटमेंट सोल है इसे वो मिटाएगा, एक मॉर्टल वर्ल्ड में उसे मॉर्टल की तरह जिंदगी देकर, और वो एक पूरा लाइफ साइकिल वांग पिंग के साथ बिताएगा। मेरे बच्चे, जो जिंदगी तुम डिजर्व करते हो तुम्हारा फादर वो जिंदगी तुम्हें देता रहेगा। और बस इन्हीं सारी चीजों को याद करके वांग लिन प्रेजेंट टाइम में एक गहरी सांस लेता है, क्योंकि आफ्टर ऑल उसने अपना वादा पूरा किया। अब वांग लिन अपना कदम ऊपर की ओर उठाता है, कल्टीवेशन लेवल बढ़ता जाता है, वांग लिन नॉर्मल फॉर्म में आने लगता है। उसका लुक जो आज से 70 साल पहले हुआ करता था वांग लिन उसमें आने लगता है। धीरे धीरे इसके कपड़े ट्रांसफॉर्म होते हैं और ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या कमाल का है, हर एक चीज जैसे वांग लिन के कदमों में आने लगती है। लाइफ एंड डेथ की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो भी वो कंप्लीट कर चुका था, लेकिन अब उसका जो डोमेन है वो कर्मा की ओर इवॉल्व हो चुका था। वांग लिन उसे कंट्रोल करते हुए कहने लगता है कि लाइफ एंड डेथ के ऊपर अगर कोई चीज है तो वो है कर्मा, एक अनप्रेडिक्टेबल कर्मा।
वहाँ, और वहाँ का यहाँ कर्मा डोमेन बन चुका था। और इसी के साथ वहाँ का वो लुक जैसा कि तुम और मैं लास्ट 3 एपिसोड से काफी ज्यादा मिस करते आ रहे हैं, फाइनली इसी के साथ वो वापस आ चुका था और वांगलिन उसी कल्टीवेशन वर्ल्ड में वापस आ चुका है। द रेनेगेड इमॉर्टल की ये जो पूरी की पूरी जर्नी है, ये पूरी की पूरी कहानी और ज्यादा इंटेंस होने वाली है, और प्रोबेबली जो मूवी आने वाली है वो पूरा का पूरा थंडर सेलेस्टियल रियलम पे बेस्ड है, और जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। तो प्रोबेबली बहुत ही जल्द तुम्हें द रेनेगेड इमॉर्टल की जो लेटेस्ट मूवी है वो भी देखने को मिल जाएगी। और जैसे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं तुम सबको इन्फॉर्म जरूर कर दूंगी। सो गाइस, आज का ये वाला आर्क जो कि पूरी तरीके से वांग पिंग के ऊपर बेस्ड था और जिसका ब्रेक डाउन हमने कमाल तरीके से किया है, इसीलिए वीडियो इतनी लंबी भी हुई है। कमेंट में बताना कि ये आर्क ब्रेक डाउन तुम्हें कैसा लगा और ये वीडियो तुम्हें कैसी पसंद आई। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।